हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है पीटी क्लासेस पर। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम इनके बेसिक जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे। उसके बाद जो भी एडवांस लेवल तक के टॉपिक हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस है। एक प्रोसेस है जिसमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसको आप रिपोर्ट करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, इंटरप्रेटिंग करते हो, समराइजिंग करते हो। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक डाटा है उन सब को एक प्रोसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसी प्रोसेस को ही हम अकाउंटिंग बोल देते हैं। उसके बाद का जो है वो है अपने पास एक डेफिनेशन है एज पर AICPA के अकॉर्डिंग। AICPA स्टैंड करता है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इन्होंने अकाउंटिंग को डिफाइन किया है, देखते हैं कैसे। अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन उन सबको रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब आप इसको क्लासीफाई करो, जो भी अलग अलग ट्रांजेक्शन है उनको नेचर वाइज आप उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। फिर आप उनको समराइज कर सकते हो इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है आपको उन इंफॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करना है। एंड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब उसमें फाइनेंशियल करेक्टर होना ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन आपके अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगी। देन उसके बाद क्या लिखता है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, जो भी इंटरेस्टेड या कंसर्न पार्टीज़ है उनके साथ आप क्या करते हो, जो रिजल्ट आए उनको इंटरप्रेट करते हो, उनको आप कन्वे करते हो। ठीक है, तो यही है। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई अकाउंटिंग की। वो अपने एक इटली के वेनिस सिटी से रिलेट करने वाले एक पर्सन थे, लूका पकोली। लूका पकोली को जाना जाता है एज ए फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। क्या जाना जाता है? एज ए फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। लूका पकोली की नवंबर 1494 में एक बुक आई थी। बुक का नाम था डी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्टिस। अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो इसका मीनिंग होता है अबाउट अकाउंटिंग एंड अदर राइटिंग। इसी बुक के थ्रू उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। और तभी से जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है, अदर राइटिंग। बुक इनकी पब्लिश हुई थी नवंबर 1494 में। इनको जाना जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। और ये बिलोंग करते हैं वेनिस सिटी, इटली के जो वेनिस सिटी है वहाँ से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद अगर इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर, इनको मतलब इंडियन अकाउंटिंग फादर कंसीडर किया जाता है। ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जो इंडिया का एजुकेशन है उसमें कमर्शियल और अकाउंटिंग एस्पेक्ट को इंक्लूड किया था। ठीक है, इन्होंने ऐसे जो एजुकेशनल कोर्सेज और इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए थे जो कॉमर्स और अकाउंटिंग के लिए डेडिकेटेड थे, समर्पित थे कॉमर्स और अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, तो अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो लूका पकोली एज ए फादर ऑफ अकाउंटिंग है। और इंडिया की सिनेरियो में देखा जाए तो श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, इज कंसिडर एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो देन हम नेक्स्ट डेफिनेशन चेक करते हैं APB के अकॉर्डिंग। APB है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। देखते हैं कि इन्होंने अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन किया। एज पर APB, अकाउंटिंग इज सर्विस एक्टिविटी, मतलब एक ये सर्विस है जिसमें हम अकाउंटिंग की जो भी सर्विस है या फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं।
इट्स फंक्शन इज प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जाती है वो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर आप बोल सकते हो, प्राइमरली फाइनेंशियल नेचर, और इन ट्रांजैक्शन का जो नेचर रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल, मतलब मॉनेटरी एस्पेक्ट उसमें इंक्लूड किया जाता है, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटी जो भी बिजनेस इंटरप्राइजेज है, और इन्फॉर्मेशन को इस मतलब थिंकिंग के साथ तैयार किया जाता है कि जो भी इनके यूज़र्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में ये आसानी कर सके, ठीक है, ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए और उनके पास एक लॉजिकल फैक्ट हो जिसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कर पाए। उसके बाद लिखता है अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेज को हम आगे कवर करेंगे। मेनली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन की जाती है, सेल प्राइस वगैरह, कॉस्ट प्राइस वो लिखे जाते हैं। उसके बाद है मैनेजरियल अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग होता है, उसको हम नेक्स्ट जो क्लासेस हैं या आने वाला जो टाइम है उसमें हम कवर करेंगे। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग तैयार करते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार करना, क्योंकि जो अपनी मेमोरी पावर है वो लिमिटेड है। अब जो लिमिटेड मेमोरी पावर है उसी की वजह से ये अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना जितने भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग। उसके बाद है टू अ सर्टेन प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर बाय द बिजनेस यूनिट, मतलब एक बिजनेस यूनिट ने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस अर्न किया है, लॉस इनकर किया है, वो सारी कैलकुलेशन जो है अकाउंटिंग के थ्रू होगी। उसके बाद टू अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब किसी पर्टिकुलर डेट पर किसी पर्टिकुलर जो कंपनी है, फर्म है, उसके पास क्या एसेट्स हैं, क्या उसके पास लायबिलिटी है, क्या उनके पास कैश का बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ठीक है, वो सारा कुछ डिफाइन किया जाता है। नॉर्मली आपको रेफर कर रहा है बैलेंस शीट से, मतलब एक बैलेंस शीट के थ्रू ही आप किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन कर पाते हो, डिफाइन कर पाते हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखता है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। अकाउंटिंग का मेन काम यही है कि जो भी इसके यूजर्स रहेंगे उनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना। अलग अलग यूजर्स होते हैं, उनका मोटिव अलग है, उनका पर्पज़ अलग होता है, ठीक है, तो जो भी कंसर्न पार्टीज़ हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है फैसिलिटेट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, कि बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है, ठीक है, उनके लिए बेसिस प्रोवाइड करना, ठीक है, जो भी पास्ट का रिकॉर्ड है उनको हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में तैयार करते हैं और उन्हीं के बेसिस पर आगे क्या किया जाएगा, वर्किंग की जाती है, डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। उसके बाद प्रॉफिट और लॉसेस जो भी इनकर हो रहे हैं उनको फाइंड आउट करना। नॉर्मली जो आपका बी ऑब्जेक्टिव है, ये जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। देन थर्ड मैंने बताया था कि आप बैलेंस शीट से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, जो भी इनके यूजर्स हैं, इन आप प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, लेंडर हो सकता है, बैंक हो सकते हैं, ठीक है, तो वो जो यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और बिजनेस के लिए एक प्रॉपर डिसीजन लिया जा सके अलग अलग एस्पेक्ट में, ठीक है, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग की कौन सी ऐसी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, और वो चेक करते हैं। तो मेन अपने पास 4 इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले है रिलायबिलिटी, कि जो आपकी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब इंफॉर्मेशन जो भी आप प्रोवाइड करते हो वो एज पर टाइम होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन के लेने से पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप डिसीजन ले लिया उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन देते हो, तो डिसीजन देने के बाद लेने के बाद इन्फॉर्मेशन देने का कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता। इस वजह से रेलेवेंस टू टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको देखते हो। उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जिसको भी आप इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मतलब जो
आप जिस सेंस में आप मैसेज या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो उसी सेंस में जो रिसीवर है वो मैसेज रिसीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो अंडरस्टैंडेबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद है कंपेरेबिलिटी, मतलब जो भी यूज़र है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, कि वो क्या उसको कंपेयर कर पाता है नहीं कर पाता, क्योंकि अगर कंपेरेबल आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। किसी भी दो मतलब एंटिटी है, एक ए लिमिटेड है दूसरा बी लिमिटेड है, अगर आपको इसमें से किसी भी एक बेटर कंपनी को चूज़ करना है तो आप क्या करते हो, इनके जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनको कंपेयर करते हो आपस में। ए लिमिटेड के जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह उसको आप कंपेयर करोगे बी लिमिटेड के साथ, तो अगर ये कंपेरेबल है तभी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही है, ठीक है, अदरवाइज़ वो अपने लिए इतने यूज़फुल नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है। अपने पास जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है वो है रिलायबिलिटी। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, रिलायबिलिटी का मतलब है कि क्या लिखता है, द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वट द इंफॉर्मेशन कन्वे अबाउट द ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट हैव बीन अकर्ड, मेजर्ड एंड डिस्प्लेड। ठीक है, कि जो भी कॉरस्पॉन्डेंस किए गए हैं, ठीक है, जो भी जिस मतलब जो डिग्री ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितनी रिलायबल है या नहीं रिलायबल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, एक जो इन्फॉर्मेशन उसको आप कब रिलायबल कंसीडर करोगे, तो अ रिलायबल इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, कि उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। बायस एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन व्हाट इज मीन्ट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, मतलब सिंपल यही है कि एरर फ्री होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है आप उसको फेथफुली रिप्रेजेंट करो। ठीक है, और पर्पज़ क्या है उसका रिप्रेजेंट करने का, वो सारा कुछ अगर आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पा रही है तो आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, टू इंश्योर रिलायबिलिटी द इंफॉर्मेशन शुड डिस्क्लोज मस्ट बी क्रेडिबल वेरीफाइबल बाय द इंडिपेंडेंट पार्टीज, यूज द सेम मेथड ऑफ मेजरिंग एंड बी न्यूट्रल एंड फेथफुल। ठीक है, मतलब किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी आपको इंश्योर करने के लिए, ठीक है, उसको एक इंडिपेंडेंट पार्टीज़ के थ्रू वेरीफाई करवाना चाहिए, जो भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है, एक तरह से न्यूट्रल और फेथफुल प्रेजेंटेशन रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपना जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है या अकाउंटिंग है वो आ जाएगा रिलायबिलिटी। देन सेकंड आ जाएगा रेलेवेंस, उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी और फिर एक कंपेरेबिलिटी। अब हम चेक करते हैं रेलेवेंस क्या है। रेलेवेंस में ये पॉइंट है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, इंफॉर्मेशन एज पर टाइम होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो डिसीजन है वो प्रॉपर वे में लिया जा सके। उसके बाद क्या लिखता है, मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कोई प्रिडिक्शन एस्टिमेशन में हेल्प करनी चाहिए। मतलब अगर आपको पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट के रिगार्डिंग कोई प्रिडिक्शन करनी है तो आप इजीली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप वो प्रिडिक्शन कर पाओ। ठीक है, एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन बाय ऑफ यूजर बाय हेल्पिंग देम फॉर प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड कन्फर्मिंग एंड करेक्टिंग देयर पास्ट इवेल्यूएशन। ठीक है, तो ये रेलेवेंस होने चाहिए आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है थर्ड जो है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक में आ जाएगा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि जिस सेंस में आप ने इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किए उसी सेंस में आप उनको कन्वे करो। क्या लिखता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जिनको डिसीजन लेना है, मतलब जो यूजर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, ठीक है, उन्होंने आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को उसी तरीके से इंटरप्रेट मतलब अंडरस्टैंड किया है जिस सेंस में आपने उसको प्रिपेयर किया था या फिर कन्वे किया है किसको, यूजर्स को। ठीक है, अगर वो सेम सेंस है तो इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबिलिटी की जो करेक्टरिस्टिक है उसको फुलफिल कर रही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या लिखता है, ए मैसेज सेड टू बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज इन द सेम सेंस
इन विच सेंडर हैज़ सेंट। मतलब एक जो मैसेज है वो तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब रिसीवर ने जो आप कहना चाहते हो उसी सेंस में उन इंफॉर्मेशन को लिया है। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटेंट शुड प्रेजेंट द कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इन मोस्ट इंटेलिजिबल मैनर विदाउट सेक्रीफाइसिंग रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। मतलब जो अकाउंटेंट है उनके ऊपर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी चाहिए जो रेलेवेंस और रिलायबिलिटी को फुलफिल करे। ठीक है, ये था। उसके बाद जो लास्ट अपनी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगी कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है किसी भी दो कंपनियों के बीच की या किसी दो फर्मों के बीच कि किस फर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करना है किस में नहीं करना, तो आप उन दोनों की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप उनको कंपेयर करते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखता है। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट दैट यूजर ऑफ जर्नल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्ट आर एबल टू कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी ओवर डिफरेंट पीरियड टाइम पीरियड एंड विद अदर एंटिटीज। ठीक है, मतलब जो भी यूजर है वो एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए। ठीक है, अगर एक ही फर्म का करना है, जिस तरह मान लो अपने को ए लिमिटेड का ही करना है, ठीक है, तो ए लिमिटेड का अगर आपको कंपैरिजन करना है तो हम क्या करते हैं, ए लिमिटेड की ईयर 1 की इंफॉर्मेशन उठाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे ईयर 2 के साथ, फिर कंपेयर करेंगे ईयर 3 के साथ, फिर कंपेयर करेंगे ईयर 4 के साथ। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको कंपेयर करेंगे और इसी कंपैरिजन को आप बोल देते हो टाइम बेसिस कंपैरिजन। ठीक है, या इसको इंट्रा एंटिटी कंपैरिजन भी बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद है विद अदर एंटिटीज। अदर एंटिटीज में क्या आ जाता है, जिस तरह यहाँ पर तो एक सिंगल फर्म थी, ठीक है, और हमने अलग अलग ईयर का डाटा लिया था, लेकिन अगर अदर एंटिटीज के साथ आप कंपैरिजन करते हो तो उसमें क्या आएगा, उसमें होगा आपका ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, सी लिमिटेड है, इनका आप एक साल का डाटा जो है वो कंपेयर करते हो। ए लिमिटेड का कंपेयर करोगे बी के साथ और सी के साथ, और इन तीनों में से जो भी बेस्ट होगा उसी को आप चूज़ करते हो और अपना डिसीजन लेते हो। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थी ये कंपेरेबल थी। ठीक है, और ये कंपेरेबल कब होगा, ताकि जो अकाउंटिंग पॉलिसी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से हो, मतलब सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, इनकी जो मेथड है वो सेम हो। ठीक है, और जो टाइम पीरियड जो बेसिस हम पहले जो हम बता रहे थे ईयर 1 ईयर 2, उसमें होता है कि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब ईयर 1 में जो अपने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है वही ईयर 2 में आएगी, वही ईयर 3 में आएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये अपनी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक थी अकाउंटिंग की। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले था रिलायबिलिटी, उसके बाद है रेलेवेंस, देन है अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर है कंपेरेबिलिटी। ये जो चार्ट दे रखा है उसके थ्रू हम देख लेते हैं। जो रेलेवेंस और रिलायबिलिटी है ये प्राइमरी क्वालिटीज़ हैं, जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग है उसकी अगर आपको प्राइमरी क्वालिटीज़ है वो रेलेवेंस और रिलायबिलिटी है, और सेकेंडरी जो क्वालिटीज़ है वो कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी है। अगर कंसिस्टेंसी है तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद कंपेरेबिलिटी में ये आ जाता है कि आपका जो एक तरह से बेनिफिट और जो कॉस्ट है उसका आप कंपैरिजन करते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको डिसीजन लेने हैं उसी डिसीजन से रिलेटेड जितने भी आपको मतलब फैक्ट चाहिए उसका कंपैरिजन करते हो, और सबसे मतलब जो स्टार्टिंग है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, ये सेकंड, ये थर्ड क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक और ये फोर्थ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक। अगर अंडरस्टैंडेबिलिटी है तभी वो डिसीजन यूजफुलनेस रह सकेगा, अदरवाइज वो डिसीजन लेने में यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, और ये यूजर स्पेसिफिक क्वालिटी है। ठीक है, जो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको ओवरराइड करती है ये। ठीक है, और अगर इनमें से प्राइमरी क्वालिटीज़ और सेकेंडरी क्वालिटीज़ हैं
तो ये आपकी रेलेवेंस और रिलायबिलिटी है, ये क्या है आपकी प्राइमरी है, ये क्या आ जाएगी सेकेंडरी। अगर हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कंपेरेबिलिटी कब पॉसिबल होगी, जब आपकी पॉलिसी जो अकाउंटिंग मेथड है या अकाउंटिंग टेक्निक है वो कंसिस्टेंस हो ईयर टू ईयर। अब हम चेक करते हैं ये जो अपनी क्वालिटीज़ हैं रेलेवेंस और रिलायबिलिटी, इनके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। रेलेवेंस में मैंने बताया था कि जो टाइम लाइन्स के अकॉर्डिंग हो, प्रिडिक्टिव वैल्यू हो, मतलब प्रिडिक्शन करना, ठीक है, कैलकुलेशन करना, फिर फीडबैक वैल्यू, मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सेटिस्फाई है तो ठीक है, अदरवाइज उनमें जो भी इंप्रूवमेंट है उसके लिए वो फीडबैक वैल्यू। टाइमलाइंस मतलब टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद है रिलायबिलिटी के जो कंपोनेंट्स है उसमें आ जाता है वेरीफिएबिलिटी, मतलब जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई करनी होनी चाहिए, मतलब जो भी एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी कब होगी कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके लिए आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं या नहीं कर रखे। उसके बाद है न्यूट्रलिटी, मतलब कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन जो भी आपकी रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस है वो उसमें शो करनी चाहिए। तो ये इसके कंपोनेंट्स थे, ठीक है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए क्या क्या है इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ ही जाएगा रिलायबिलिटी, उसके बाद सेकंड रेलेवेंस, फिर कंपेरेबिलिटी, ये इस वजह से पॉसिबल होगी, और लास्ट में ये आ जाता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। और ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है, ये इनके कंपोनेंट है अलग अलग, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन में मतलब क्या आता है, किन कंसेप्ट को इंक्लूड किया जाएगा, किन थ्योरीज को इंक्लूड किया जाएगा, वो हम चेक करते हैं। बेसिकली इनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोला जाता है। जो अकाउंटिंग कन्वेंशन और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इनकी कम्बिनेशन को अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोला जाता है, ठीक है। तो रीड करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन रेफर टू कस्टम और ट्रेडिशन विच आर यूज्ड इन गाइड which are used as guide in preparation of meaningful financial record in form of income statement मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब जो भी एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में जो कस्टम और ट्रेडिशन यूज़ किए जाते हैं, इनका कोई लीगल वैलिडेंस नहीं होता, ये अकाउंटेंट के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, या इनको कोई पर्सनल जो एक तरह से प्रोफेशनल बॉडीज़ होती है वो इनको ऑथोराइज नहीं करती, लेकिन फिर भी अकाउंटेंट के द्वारा काफ़ी लंबे टाइम तक अकाउंटिंग में यूज़ किया गया, तो इनकी रेलेवेंसी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कन्वेंशन है वह कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, ठीक है। क्या लिखता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। क्या लिखता है, प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड, मतलब जब तक प्रॉफिट आपको रिसीव नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। बट लॉसेज इवन दोज विच में हैव रिमोट पॉसिबिलिटी, लेकिन ऐसा कोई लॉस है या कोई एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो रिमोट पॉसिबिलिटी जिसकी इन फ्यूचर आपको पे करना पड़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रोविज़न बनाने पड़ेंगे, रिजर्व बनाने पड़ेंगे। वो हम नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेज है उसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस इसके लिए हम प्रोविज़न रिजर्व वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मेन जो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है। उसके बाद क्या लिखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म आल्सो कॉल्ड प्रूडेंस प्रोवाइड द गाइडेंस for recording transaction in books of account and is based on the policy of playing safe। मतलब सिंपल यही है कि जो भी एंटीसेप्टेड प्रॉफिट है अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो भी लॉसेस है उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो भी एंटीसेप्टेड लॉसेस है या जो भी इन फ्यूचर आपको लायबिलिटीज़ इनकर हो रही है जिसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है, उसको आपको पे करना पड़ेगा। यही आपका कन्वेंशन है, इसको ये कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आगे चेक करते हैं क्या लिखता है, द कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ए कॉन्शियसनेस अप्रोच शुड बी अडोप्टेड फॉर असर्टेनिंग इनकम सो दैट प्रॉफिट ऑफ एंटरप्राइजेज आर नॉट ओवर स्टेटेड,
ठीक है, कि आपकी जो प्रॉफिट है वो तभी आपको रिकॉर्ड करने जब वो रियलाइज हो जाए। ठीक है, अगर आप उसको पहले से ही रिकॉर्ड करके रखते हो तो जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटेड हो जाते हैं, मतलब जितने एक्चुअल में है उससे ज़्यादा शो होने लगते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में वो प्रॉफिट नहीं होते या आपको कई बार रियलाइज नहीं होते। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, प्रॉफिट आर सर्टेन आर मोर देन एक्चुअल, इट मे लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। मतलब सिंपल यही है कि अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा शो कर रहे हो और फिर उस प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये जो डिविडेंड है इसमें आपकी कैपिटल का कुछ पार्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है और धीरे धीरे जो आपकी कैपिटल है वो कम होने लगती है। ठीक है, लिखता है ना ये, विच इज नॉट फेयर एज इट लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेस। मतलब अगर आपने डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल दिया है तो वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे जो कैपिटल इन्वॉल्व है उसमें कमी आती रहती है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट आपका कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। ठीक है, सेकंड है मेटलिटी कन्वेंशन। मेटलिटी में कन्वेंशन में क्या लिखता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलिटी रिक्वायर दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मेटेरियल फैक्ट। मतलब आपको अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिनका मेटेरियल फैक्ट हो, मतलब ऑब्जेक्टिविटी हो, बाकी आइटम को आपको रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, एफर्ट should not wasted in recording and presenting fact which are immaterial in the determination of income। मतलब आपको उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में एफर्ट नहीं लगानी जो इमैटेरियल हो। ठीक है, क्या लिखता है, द क्वेश्चन दैट अराइज हेयर इज व्हाट इज मटेरियल फैक्ट। क्या मटेरियल फैक्ट है, तो मेटेरियलिटी डिपेंड करता है अपॉन इट्स नेचर एंड द इनकम और अमाउंट इन्वॉल्व। किसी भी ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है और कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर एज मटेरियल इफ इट इज रीजनेबल बिलीव्ड दैट इट्स नॉलेज वुड बी इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कोई भी फैक्ट या ट्रांजेक्शन उसको मटेरियल तभी कंसिडर किया जाएगा जिसकी वजह से या जिसकी जानकारी की वजह से जो यूज़र है उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस कर दे, मतलब उसका डिसीजन लेने में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो, तभी उसको मटेरियल कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज वो मटेरियल कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी मटेरियल फैक्ट है वो डिस्क्लोज करने चाहिए थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकम्पनिंग नोट्स सो दैट यूजर कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, तो जो मतलब यूज़र है वो एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए। तो ये था आपका मेटलिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन में क्या लिखता है, इन ए कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज मैनेजिंग द अफेयर ऑफ एंटरप्राइजेज एंड दोज ओन इट। मतलब जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंपनी को मैनेज करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बट जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो किसका होता है, शेयर होल्डर का होता है। मतलब पैसे इनके हैं और मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, कि इनके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है उसको अप्लाई किया जाता है। क्या लिखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउएवर आर ओनली और द बेसिक मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका बेसिक मीनिंग यही है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उसको कम्युनिकेट करना, उनको इन्फॉर्म करना। इट बिकम ऑल इम्पोर्टेंट देयरफॉर that the financial statement make full, fair and adequate disclosure of all information which is relevant for taking financial decision। और ये तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या लिखता है, द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर दैट ऑल मटेरियल एंड रेलिवेंट फैक्ट
concerning financial performance of enterprises must fully and completely disclose in financial statement and their accompanying footnotes। मतलब जो भी मटेरियल फैक्ट है आप उसको पूरी तरह से क्या करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करो, ठीक है। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको फुट नोट्स के थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हो तो आपको उनको फुट नोट में भी एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अब इसी कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी एक्ट 2013 है, उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रोवाइड कर रखा है ताकि जो मतलब कंपनी एक्ट इंश्योर करना चाहता है, क्या लिखता है, टू इंश्योर प्रॉपर डिसीजन, to ensure proper disclosure of material accounting information of company act has provided format for preparation of profit and loss account, balance sheet of a company, ठीक है। इसी तरह जितनी भी रेगुलेटरीज जो बॉडीज हैं उन्होंने क्या किया, मैंडेट कर रखा है कि आपको पर्टिकुलर आइटम का क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। तो ये आपका कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन में क्या लिखता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी यूजफुल इन ड्राइंग कैलकुलेशन रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज ओनली व्हेन, कब ये यूजफुल होगा, व्हेन इट अलाउ द कंपेरिजन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज विद वर्किंग ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, ठीक है। मतलब अगर आप एक ही इंटरप्राइजेस का कंपैरिजन करते हो तो वो एक पूरे टाइम के टाइम मतलब टाइम टू टाइम आपका क्या करे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, या जो अदर इंटरप्राइजेस हैं उनके साथ। तो वो कब पॉसिबल होगा, वो तभी होगा जब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कंसिस्टेंट है। ईयर 1 में जो अकाउंटिंग पॉलिसी है ईयर 2 में है, इसी तरह ईयर 3 में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या लिखता है, दस द बोथ इंटरफर्म में आ जाएगा एक पीरियड से रिलेटेड, और सॉरी इंटरफर्म का है अदर इंटरप्राइजेस के साथ, और इंटर पीरियड का है एक टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। मतलब इंटर पीरियड कंपैरिजन क्या है, ईयर 1 ईयर 2 का ईयर 3 का कंपैरिजन करना, लेकिन कंपनी सिर्फ एक ही है। और इंटर फर्म में क्या जाता है, कंपनी अलग अलग है और इन कंपनीज का क्या करना, एक टाइम पीरियड का एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का हमने डाटा लिया और उसके साथ कंपैरिजन करते हो, ठीक है। क्या लिखता है, कंसिस्टेंसी एलिमिनेट पर्सनल बायस एंड हेल्प इन अचीविंग रिजल्ट दैट आर कंपेरेबल। मतलब जो पर्सनल बायसनेस होती है उसको एलिमिनेट करती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। और जो भी आपके इंफॉर्मेशन है उनको कंपेरेबल बनाने में हेल्प प्रोवाइड करती है। आल्सो कंपेरिजन द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ टू एंटरप्राइजेज वुड बी मीनिंगफुल ओनली इफ सेम काइंड ऑफ अकाउंटिंग मेथड एंड पॉलिसी एडोप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर आप ए लिमिटेड बी लिमिटेड सी लिमिटेड के कंपैरिजन करना चाहते हो तो वो कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब उन्होंने सेम पॉलिसी सेम मेथड अप्लाई की है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखता है कि कंसिस्टेंसी आपको ये नहीं बोलते कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज ही नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो। नेसेसरी रिक्वायर चेंजेस आर फुली डिस्क्लोज बाय द प्रेजेंटिंग देम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंडिकेटिंग देयर प्रोबेबल एफर्ट ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब जो भी सिंपल ये है कि आपने कोई पॉलिसी यूज़ की है, अगर आप इस पॉलिसी को चेंज करते हो इसका इम्पैक्ट क्या आता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो अमाउंट भी आपको बताना होगा। तो ये थे आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले था कंजर्वेटिज्म, इसको मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी बोल दिया जाता है। उसके बाद है मैटेरियलिटी कन्वेंशन, फिर है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, और जो लास्ट में है वो है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।